प्रोग्राम, जिन लोगों ने भी अभी कोर्स ज्वाइन किया है और अभी आपने सी के प्रोग्राम्स इतने प्रैक्टिस करने शुरू नहीं किए हैं, तो देखो कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो, वो चाहे पाइथन हो, सी हो, वी हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर. देखो यूनिट्स आप जो पूछ रहे हो कनक, अगर आप इसमें जाओगे, जो आपका कोर्स है, ठीक है, उसमें यूनिट वाइज सारी वीडियोस ऑलरेडी गिवन है. आप कोर्सेज में जाओ, यहाँ से माय कोर्सेज में जाओगे, आपके पास ये सेमेस्टर 1 का कोर्स है. जब आप इसके कंटेंट सेक्शन पे जाते हो, ठीक है, ये आपका है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, राइट. व्हेन यू ओपन प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, ये देखो, ये तो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सी प्रोग्राम्स हैं, ये यूनिट 1 है. आपके सिलेबस के हिसाब से यूनिट 1 की सारी वीडियोस आपको इस फोल्डर में मिल जाएंगी. फिर यूनिट 2 की सारी वीडियोस आपको इस फोल्डर में मिल जाएंगी. यूनिट 3 इधर है और यूनिट 4 ये रहा, ठीक है. सो यू हैव द वीडियो सेपरेटेड एज पर द यूनिट्स. तो वहां से आप इजीली अपना यूनिट बाय यूनिट कर सकते हो, ठीक है. सिमिलर वे अगर आप उसके लिए भी जाओगे, वेब टेक्नोलॉजीज का, सो ये वेब टेक्नोलॉजीज है. इसमें यूनिट वाइज नहीं है, इसमें टॉपिक वाइज है. HTML की अलग है, XML अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है, और HTML CSS एक साथ है. इसको भी मैं यूनिट वाइज डाल दूंगी, बट आप अदरवाइज चेक कर सकते हो कि आपका HTML और CSS जो है वो यूनिट 1 में है. जावास्क्रिप्ट आपका यूनिट 2 में आएगा. Yes, it's kind of a data type, Krishna, which means no value. We can declare variables, we cannot declare variables क्योंकि वो मेमोरी नहीं लेता है, but we can declare pointers. आगे जाके आप pointers करोगे तो void टाइप के pointers declare हो सकते हैं, but variables नहीं declare होते, because no memory is allocated for that. Good evening Chahat, good evening Shaurya. Functions शुरू भी हो गए, loops वगैरह सब खत्म करा दिया. A hackathon, Akshat, is a kind of event where we practice coding. Not practice, basically it's a competition where you do coding for number of hours together. आपको एक बड़ी प्रॉब्लम दी जाती है या छोटे छोटे प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में. तो जो बेस्ट सॉल्व करता है वो जीतता है. देखो अगर आपके में से किसी के भी कॉलेज में आगे के कोई भी टॉपिक्स करा रहे हैं तो सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी आपके कंटेंट सेक्शन में है. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन वॉच दोज रिकॉर्डेड लेसन्स. जब तक हम उस टॉपिक पे नहीं पहुंचते हैं आप आगे के रिकॉर्डेड लेसन्स देख सकते हो. इट इज ऑलरेडी देयर इन द कंटेंट सेक्शन. SIH, कृष्णा, SIH मतलब? Yes, Karanveer. So let's start with the first program. जब भी आप सी का एक प्रोग्राम बनाते हो आपकी फर्स्ट लाइन हमेशा होती है #include stdio.h, क्योंकि हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता. कंप्यूटर को सिर्फ क्या समझ आता है? बाइनरी, zeros and ones. And the C program needs to be translated to machine language. You can do in Dev C++, Shaurya. आप सी का प्रोग्राम VS कोड में भी लिख सकते हो, कोड ब्लॉक में भी लिख सकते हो, Dev C++ में भी लिख सकते हो, टर्बो में भी लिख सकते हो. Anyhow you feel comfortable. Smart India Hackathon, I'll check कि कब कब होता है. I don't have much knowledge about it, but I'll check and let you know. ठीक है जी. अब देखो क्या होता है इसमें कि मेन इज द स्टार्टिंग फंक्शन. अगर मेरे पास मेन ना हो तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता. सो मेन इज द स्टार्टअप फंक्शन वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स. तो जितना अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो हमेशा लिखा ही होगा, राइट. और अगर टर्बो में कर रहे होगे तो एक आधी लाइन और एक्स्ट्रा लिखी होगी. सो #include stdio.h. stdio stands for standard
इनपुट आउटपुट। सो हम इस फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेते हैं ताकि जो भी इस फाइल में है वो यहाँ यूज हो सके। एंड इंट कीवर्ड है, मेन इज नेम ऑफ द स्टार्टअप फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाती है। सो वी हैव ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज यूज टू मार्क ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में आप जो भी लिखते हो दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। एंड नाउ व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? रिटर्न 0। यहाँ मेन के आगे इंट है, दैट मीन्स मेन इज सपोज टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू हमेशा आप 0 रिटर्न करते हो, सो दैट वी टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली without giving any error. So our program did not give any error and the execution completed successfully. That is why we write return 0. If you pass any other number, that is considered to be an error, right? अब इसके अंदर आपको प्रोग्राम बनाना है। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल इज डिफाइंड बाय इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अभी बताती हूँ प्रिंस। वॉइड का मतलब होता है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ वॉइड मेन करोगे तो रिटर्न के साथ आप कुछ नहीं लिखोगे, मतलब रिटर्न ही नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो इफ इट इज वॉइड मेन तो आपको ये रिटर्न नहीं लिखना है, पर अगर आप इंट लिखते हो मतलब आपको एक होल नंबर रिटर्न कराना है। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर निकालना चाहती हूँ। यस कुणाल। सो मैंने यहाँ पर लिया इंट एल और बी। एल स्टोर करेगा लेंथ, बी स्टोर करेगा ब्रेड्थ। आई वांट टू टेक अ वेरिएबल फॉर एरिया एंड फॉर पैरामीटर। मैं चाहूं तो पूरे पूरे नाम भी लिख सकती थी। आई कुड हैव रिटन लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, पैरामीटर। सो आप जितना मर्जी बड़ा नाम लेना चाहो ले सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आई हैव टेकन इट लाइक एल बी ए पी टू रिप्रेजेंट लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया एंड पैरामीटर। अब अगर मैं यहाँ पर एल को ले लेती हूँ 9, ब्रेड्थ को ले लेती हूँ 5 और एरिया मुझे क्या चाहिए? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ठीक है, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि ये 2 इंटू एल पहले कर देगा और फिर बाद में बी में ऐड करेगा। आप चाहते हो कि पहले एल और बी ऐड हो फिर वो 2 से मल्टीप्लाई हो, सो हम उसको ब्रैकेट में दे देंगे। सो पी शुड बी 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी। अब मैंने एल में कुछ वैल्यू ले ली, बी में कुछ वैल्यू ले ली, एरिया कैलकुलेट किया, पैरामीटर कैलकुलेट किया, पर जब तक हम इसको कहीं प्रिंट नहीं करेंगे तो इसको रन करने पे भी कोई रिजल्ट तो आएगा नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, वी नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो ये प्रिंट भी तो कराना है कहीं पे। सो इसको प्रिंट कराने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है वो है एरिया इज, अभी बताती हूँ कुणाल, एरिया इज परसेंटेज डी ए। Similar way, on the next line I printed parameter is percentage d p. That is it. ठीक है, ये कोड हो गया। इसको आपने रन किया तो आपके पास आ गया एरिया इज 45, पैरामीटर इज 28। सो प्रिंट एफ आपकी स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ ऐसे ही लिखना है, स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। प्रिंट एफ के बाद राउंड ब्रैकेट शुरू होगी, डबल कोट्स के अंदर हम एक मैसेज देते हैं। जो भी मैसेज हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। अगर आपको वहां किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो आपको उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए जहां पर, तो वहां मुझे लिखना पड़ रहा है परसेंटेज डी। फिर कोट्स बंद होंगे, कॉमा के बाद में ए दे दूंगी कि इस परसेंटेज डी वाली जगह पर मुझे ए प्रिंट करना है। सिमिलर वे पैरामीटर इज परसेंटेज डी पी, मतलब इस परसेंटेज डी वाली जगह पर मुझे पी की वैल्यू प्रिंट करनी है। सो ये प्रिंट कर देगा एरिया इज ए की वैल्यू, पैरामीटर इज पी की वैल्यू। ठीक है, सो प्रिंटफ स्टेटमेंट इज योर आउटपुट स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। यस शौर्य, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब इसको आप जितनी बार भी रन करोगे आपके पास सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि एल और बी में तो सेम ही वैल्यूज हैं। वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज, बट आप चाहते हो कि वो वैल्यूज यूजर से पूछी जाए। सो आई डोंट वांट टू पुट द सेम वैल्यूज, आई वांट कि यूजर से वैल्यू ली जाए
तो उसके लिए यूज स्कैन, ठीक है। स्कैनएफ कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरह से। स्कैनएफ में हम सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देते हैं। आप 2 इंटीजर्स इनपुट करना चाहते हो तो आप 2 बार लिखोगे %d %d। फ्लोट होता तो हम %f लिखते, कैरेक्टर होता तो %c लिखते। स्कैनएफ %d %d, इसका क्या मतलब है, आई वांट टू इनपुट 2 इंटीजर्स कॉमा, फिर लिखा मैंने $a, $b। इट्स ओके क्रिश। एम्परसेंड का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सो ये क्या कह रहा है कि पहली इंटीजर वैल्यू इनपुट करो, स्टोर कहाँ करो, एट द एड्रेस ऑफ ए। दूसरी इंटीजर वैल्यू इनपुट करो, स्टोर कहाँ करो, एट द एड्रेस ऑफ बी। सो स्टोर इट एट द एड्रेस ऑफ ए, स्टोर इट एट द एड्रेस ऑफ बी। हाँ एल, सॉरी नॉट ए, ए तो एरिया के लिए है ना, लेंथ और ब्रेड्थ। सो वी हैव टू इनपुट इन एल एंड बी। अब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास सीधे देखो कर्सर आ जाएगा स्क्रीन पे। दिस कर्सर इज ब्लिंकिंग हियर। आई एम नॉट सपोज टू डू कि मतलब मुझे पता नहीं करना क्या है। वो तो मैंने प्रोग्राम बनाया तो मुझे पता है 2 नंबर्स एंटर करने हैं, तो मैंने 8 और 10 एंटर कर दिया। सो एज पर दैट 8 इंटू 10 एरिया 80 आ गया, और 8 प्लस 10 18 इंटू 2 पैरामीटर 36 आ गया। ठीक है, आई गॉट इट लाइक दिस, फाइन। बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मीनिंगफुल तो लगे, पता तो चले एंटर करना क्या है। तो मैंने पहले लिख दिया मैसेज में एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, सेव किया, इसको रन किया मैंने। अब आप देखना, अब स्क्रीन पे प्रॉपर मैसेज आया है, एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। पहले नहीं आया था ना, अब ये मैसेज आया। तो उस प्रिंटफ का काम सिर्फ क्या है कि जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसको पता चले कि हम क्या इनपुट करवाना चाह रहे हैं। सो मैंने इनपुट किया 10 एंड 30। सो एरिया हो गया 300, पैरामीटर हो गया 80। ठीक है, आप इसके पीछे स्क्वायर सेंटीमीटर या कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लिखना चाहते हो %d सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया। I enter 5 and 3, so it is printing area is 15 centimeter square, perimeter is 16 centimeter square. ठीक है, और ये \n मैंने दिया है, इसीलिए आपके ये जो मैसेजेस हैं ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। सो \n stands for न्यू लाइन। तो अगर हम \n नहीं देते हैं तो जो भी प्रिंट हो रहा है वो सब सेम लाइन पे प्रिंट होता रहेगा। लाइक अगर मैं यहाँ से \n हटा देती हूँ तो अभी देखो आप इसको जब रन करोगे, एंड मैंने स्पेस दे दिया, नहीं तो वो बिल्कुल ही साथ में आ जाता। सो अब आप देखेंगे कि आपका एरिया और पैरामीटर दोनों सेम लाइन पे आ गए। ठीक है, सेम लाइन पे क्यों आ गए, क्योंकि पैरामीटर के आगे जो \n था वो मैंने हटा दिया। सो \n का पर्पस है टू टेक द लाइन टू द, टू टेक द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। सो दिस इज हाउ वी राइट सीक्वेंशियल प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट दे देते हैं। गुड इवनिंग दिव्यांश। सो वी टेक द इनपुट, डू द प्रोसेसिंग, गिव द आउटपुट। ठीक है, ये प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके कंटेंट सेक्शन में भी प्रोग्राम्स दे दूंगी, और यूट्यूब पे भी ऑलरेडी हैं। ये देखो, ये आपके पास जब आप ओपन करते हो अपना कंटेंट सेक्शन, उसमें लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स करके फोल्डर आएगा आपके पास। कुणाल पूछ रहा था ना, राइट कुणाल, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, जैसे ये हमने कल क्लास की थी इंट्रोडक्शन टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो दिस क्लास इज देयर नाउ, ये इसकी रिकॉर्डिंग ये रही। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग, FIT माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने किया था, ये हमने क्विज किया था सी का, जिसके सर्टिफिकेट मुझे देने हैं अभी। ठीक है, सो ये सारी जितनी भी हमने करी हैं
सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर। इसके अलावा आपको फोल्डर वाइज भी सब कुछ फोल्डर्स में भी है, पर हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में मिल जाती है। जैसे ये देखो, सी के 19 प्रोग्राम्स ऑलरेडी डले हुए हैं। एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट शॉपिंग, कैलकुलेट कॉस्ट, स्वैप टू वेरिएबल्स, कैलकुलेट हाइपोटेनस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनपुट अ नंबर, ये सब प्रोग्राम्स हैं। इसमें अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स और ऐड होंगे, 19 आर ऑलरेडी देयर। तो आपको कोई भी प्रोग्राम प्रैक्टिस करने हैं आप यहाँ से कर सकते हो। जहां पे फंसोगे, वीडियोस आपके पास ऑलरेडी हैं, यू कैन वॉच द वीडियोस फ्रॉम हियर। डाउनलोड नहीं कर सकते, पर हाँ ऑफलाइन में देख सकते हो आपके अंदर। हाँ वो पेड होता है कृष्णा। सर्च करके देखो, आपको कुछ फ्री मिल जाते हैं, पर उसमें ना वो अपने डोमेन के पीछे अपना कुछ नाम लगा देते हैं। इस पे देखो कीबोर्ड शॉर्टकट आ रहा है ना, F6, ये रहा F5। आपके सिस्टम में देखो यहाँ पे शॉर्टकट की सामने लिखी होगी, आप उसको यूज कर सकते हो दिव्यांश। ठीक है, ये मैं भेज देती हूँ आपको ग्रुप में। अब हम करते हैं फ़ारेनहाइट सेल्सियस वाला प्रोग्राम। अब देखो, टेम्परेचर या तो सेल्सियस में हो सकता है या फ़ारेनहाइट में हो सकता है। सो अगर मैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करा रही हूँ, तो मैं यूजर से पहले फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पूछ लूंगी। मैंने उसको पूछा एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सो मैंने उससे ये टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में पूछ लिया। ठीक है, सो I've got the temperature in Fahrenheit। अब हमें इसका फॉर्मूला देखना है क्या होता है। सो फ़ारेनहाइट हाइट टू सेल्सियस का फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 1.8 विच इज एक्चुअली 9/5 है ना। सो F -32 अपॉन 1.8 कह लो, या आप अपॉन 9/5 कह लो, व्हाटएवर यू कॉल इट। सो मुझे क्या करना है इसमें, F -32। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं C इज इक्वल टू F -32 डिवाइडेड बाय 1.8 या अपॉन 9.5 भी आप लिख सकते हो, और फिर प्रिंट करा दोगे टेम्परेचर इन Celsius is percentage F and you write C. Now execute it। ठीक है, अगर हम 32 ही एंटर कर देंगे तो 0 आएगा, जैसे कि उसने वहां पे दिखाया, तो 0 ही आ रहा है। पर हम कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, -74, अगर हम 74 एंटर करते हैं तो -58.889 यही आ रहा है। ठीक है, अब दृष्टि को इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही थी, राइट दृष्टि। सो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप यहाँ 9/5 दे दो तो। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले वो इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करेगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करेगा। तो एक तो हिसाब किताब ही उल्टा हो गया कि हम चाहते हैं कि ये पूरा 9/5 से डिवाइड हो, उल्टा ये पहले पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है और फिर 5 से डिवाइड हो रहा है। आप चाहते हो कि ये चीज पहले हो, सो वी कैन गिव इट इन ब्रैकेट्स। मोर ओवर, अब दोनों इंटीजर हैं तो इसका रिजल्ट 1.8 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आपका 1 आएगा सिर्फ। सो 9/5 विल नॉट गिव यू 1.8, इट विल ओनली गिव यू 1, क्योंकि सी लैंग्वेज में जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं
तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है. सो इफ यू वांट इट टू बी फ्लोट, आपको इन दोनों में से किसी एक के पीछे 0.0 लिखना पड़ेगा. सो इफ यू राइट 0.0 आफ्टर एनी वन ऑफ दोज, आपका आंसर जो है अब ठीक आएगा. ठीक है. 5/9 तो 1.8 नहीं हुआ ना. इसके फॉर्मूला में तो इन्होंने 1, अच्छा मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है. वो डिवाइड करा रहा था. फाइन. सो डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, 9/5 हो जाएगा. एक ही बात है. ठीक है. एक तो आप उस 5/9 को राउंड ब्रैकेट्स में दोगे, दूसरा उसमें से एक वैल्यू आपकी पॉइंट्स में होनी चाहिए. फाइन. सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर. तो फॉर्मूलाज में ये ध्यान रखना है आपको प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का. तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स सी में क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होते हैं. और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज साइन. परसेंटेज साइन को हम मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं. तो परसेंटेज साइन दो इंटीजर्स को डिवाइड करके आपको रिजल्ट देता है. सो इट डिवाइड्स टू इंटीजर्स टू गिव यू द रिमाइंडर. और जो स्लैश साइन है, अगर वो दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा. और अगर वो डिवाइड कर रहा है एक इंटीजर को एक फ्लोट से, तो आपका रिजल्ट फ्लोट में आएगा. जब मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, उसके बाद जाकर आपका प्लस या माइनस ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा. So plus minus is performed after multiply divide is done. क्लियर है ये. अब एक बनाते हैं. चलो मान लो हमें क्या करना है कि यूजर से सेकंड्स पूछने हैं. आपको क्वेश्चन क्या कहा मैंने कि आस्क द यूजर it's the same thing, Krishna. 2 ways of typecasting the value. अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक नंबर ऑफ सेकंड्स पूछने हैं और उसको आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड में डिवाइड करके प्रिंट कराना है, तो कैसे कर सकते हैं. इसमें हमें इनपुट भी फ्लोट में एंड आउटपुट भी फ्लोट में. हाँ ये आदत, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर चाहिए ना, तो आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर तभी होगी जब पॉइंट्स में वैल्यू आएगी और फिर पॉइंट्स में हम उसके ऊपर काम करेंगे. अब सेकेंड्स मैंने इनपुट करा लिया. ठीक है. हमें पता है कि मिनट कैसे बनता है, 60 सेकेंड से, है ना. एक मिनट कैसे बनता है, 60 सेकेंड से बनता है. तो अगर मैं सेकेंड्स को 60 से डिवाइड कर दूं, मान लो मैंने एंटर किया 2100 सेकेंड्स. ठीक है. तो हम उसको जब 60 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो मिनट्स होने चाहिए. लेकिन जो रिमाइंडर बच गया, दैट शुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ सेकेंड्स. थोड़ा छोटा एग्जांपल लेके देख लेते हैं. मान लो आपने 150 सेकेंड्स एंटर किए. कितने सेकेंड्स एंटर किए, 150, 150. सो 150 अपॉन 60 कितना होगा, 2.
क्योंकि 60 इंटू 2 120 होता है, तो वो 2 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। तो 150 अपॉन 60 इज 2, तो मिनट्स की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब 150 मॉड 60 करेंगे तो 30 बचेगा। 150 को जब हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो मेरे पास वो रिमाइंडर बच रहा है कितना 30। सो 150 का कितना बन गया 2 मिनट 30 सेकेंड्स, है ना। समझ आ रहा है ये कंसेप्ट। अब ऐसे ही जो मिनट्स आपके पास आए हैं उसके आप आवर्स बना सकते हो। तो आवर्स इज इक्वल टू मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, और जो मॉड करके बचेंगे वो आपके मिनट्स हो जाएंगे। एंड देन आई कैन प्रिंट द टाइम। परसेंटेज डी आवर्स, percentage d minutes, percentage d seconds. So it is स्लैश डिवाइड करता है। जब आदत हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो एक आपके पास कोशेंट आता है और एक आपके पास रिमाइंडर आता है ना। जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या बचता है डिवीजन के बाद, एक कोशेंट बचता है और एक बचता है रिमाइंडर। सो जो स्लैश का साइन है वो आपको कोशेंट देता है, ठीक है, और जो परसेंटेज का साइन है वो आपको रिमाइंडर देता है। समझा रही हूँ क्रिश अभी। तो ये मेरा पूरा कोड हुआ, ठीक है। अब देखो ये कैसे चलेगा। उसने मुझसे पूछा हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर, मैंने कहा 150 सेकेंड्स आर देयर, तो इसका आंसर आएगा 0 hours 2 minutes 30 seconds। यही आया 0 hours 2 minutes 30 seconds। क्यों आया ऐसे, क्योंकि सेकेंड्स में मैंने एंटर किया 150। आपने देखा 150 सेकेंड्स में से कितने मिनट बनते हैं, कैसे पता चलेगा, उसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कितनी बार उसमें 60 आता है। तो 150 अपॉन 60 करोगे तो आपके पास 2 आया, मतलब 2 बार 60 पूरा पूरा आ रहा है, तो 2 मिनट हो गए। फिर 150 को 60 से डिवाइड किया तो 30 सेकेंड्स बच गए। अब जो बच गए 30 सेकेंड्स वो आपके बचे हुए सेकेंड्स हो गए। तो सेकेंड्स के अंदर आपके पास वो वैल्यू आ गई। अब फिर उन्हीं मिनट्स को, कितने मिनट्स थे 2 मिनट, 2 अपॉन 60 करोगे, 2 को 60 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा ना डिवाइड, 2 अपॉन 60 विल गिव यू 2 ओनली, सॉरी 2 अपॉन 60 विल गिव यू 0, क्योंकि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 0 आ जाएगा, सो दैट विल गिव यू 0। और अगर आप उसको 60 से मॉड कर दोगे तो वही आपके पास जो था वो रह जाएगा, मतलब 2 ही रह जाएगा। सो 2 मॉड 60 विल बी 2 ओनली, तो आपका मिनट्स 2 रह गया लेकिन आवर्स 0 हो गया। अगर आप इसको रन करते हो और आप एंटर करते हो लेट्स से 760, तो 760 में 12 मिनट 40 सेकेंड है, 0 आवर्स है, ठीक है। अब अगर मैं बड़ा नंबर इनपुट कर देती हूँ, लेट्स से मैंने एंटर कर दिया 2360, सो इट्स स्टिल 0 आवर्स, क्योंकि एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 hour has 3600 सेकेंड्स। तो देखो 3600 मैंने एंटर किया तो क्या आ रहा है 1 hour 0 minute 0 second। अब अगर आपने यहाँ पर एंटर किया 5000, तो 1 hour 23 minutes 20 seconds। तो ये 5000 पहले 60 से डिवाइड होगा, जो बचेगा वो मिनट्स में आ जाएगा, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो सेकंड्स में आ जाएगा। फिर जो मिनट्स हैं उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट होगा वो आवर्स बन जाएगा, और जो बची हुई वैल्यू होगी वो आपके मिनट्स बन जाएंगे। सो दैट इज हाउ द कोड इज वर्किंग। समझ आया? अभी समझ आया एग्जाम्पल के साथ? कौन सा सेल्सियस वाला समझ में नहीं आया शौर्य आपको? If a 5-digit number is input 3 keyboard print number by adding 1 in each digit. If a 5-digit number is input through keyboard print number by adding 1 in each digit. ये लूप से होगा कृष्णा। हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको डिवीजन समझ में आनी चाहिए अच्छे से। इसको थोड़ा छोटा एग्जाम्पल दूं, इसका एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। पहले मैं इसको आपको भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे।
लेट मी सेंड यू। अच्छा, आप सबको पता है हाइट कैसे मेजर होती है? हाइट कैसे होती है? फीट और इंचेस में ना। हाइट कैसे मेजर होती है? फीट एंड इंचेस में। ये आ गया समझ? गुड। नई प्रोग्राम्स ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कमाक्ष। मान लो मैंने उसको बोला एंटर दी हाइट इन इंचेस। अब बताओ 1 फीट में कितने इंच होते हैं? हाउ मेनी इंचेस वी हैव इन अ फीट? इन 1 फुट मतलब 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं हमारे पास? 12, है ना? तो मैंने उसको बोला हाइट इन इंचेस एंटर करो। अगर कोई अपनी हाइट एंटर करता है 63, अगर कोई अपनी हाइट एंटर करता है 63, तो आप उसको फीट और इंचेस में कैसे लिखोगे? अगर किसी ने आपको बताया कि उसकी जो हाइट है वो 63 है, 53 कहना चाह रहे हो शौर्य आप? नहीं नहीं, 63 इंचेस है। 63 इंचेस, 63 इंचेस है। इसको आपको अब फीट और इंचेस में कन्वर्ट करना है। 6 फीट 3 इंचेस नहीं कह रही हूँ, 63 इंचेस कह रही हूँ। इसको आपको कन्वर्ट करना है फीट और इंचेस में। वेरी गुड धनल, वेरी गुड कृष्णा। सो फीट निकालने के लिए हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 63/12 विल बी 5 आपका कोशेंट होगा। सो 5 आपका कोशेंट होगा। तो जो कोशेंट है वो क्या हो जाएगा? फीट। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा इंचेस। यही हमने टाइम के साथ किया था, यही हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फीट क्या हो जाएगा? इंचेस डिवाइडेड बाय 12 जो कोशेंट है। और इंचेस में क्या रह जाना चाहिए? जो अब उसको निकालने के बाद आपका रिमाइंडर बचा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इंचेस इज इक्वल टू इंचेस माइनस फीट मल्टीप्लाइड बाय 12। अभी दिखाती हूँ आपको, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। आपने इसको रन किया, 63, so 5 feet 3 inches। यस धनल, कोई बात नहीं। कमाक्ष आपने शेयर किया उसके लिए थैंक यू। दे आर मिसिंग समथिंग, है ना? सो हाइट इज 5 feet 3 inches आ गया। अभी समझाती हूँ आदित्य। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, फीट मल्टीप्लाइड बाय 12। बता रहे हो आंसर।
देखो आंसर सेम आ रहा है ना दोनों केसेस में। ठीक है, आप इसको देखो एक बार। आई जस्ट गेट माई पेन टैब, फिर मैं आपको लिख के समझा देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ ये चीज। आपके पास ये जो साइन होता है हमारे पास परसेंटेज का, ठीक है। सो आप अगर 10%3 लिखते हो तो आपके पास 1 आएगा। इट गिव्स यू द रिमाइंडर, है ना। जब मैं यहाँ पर आपको 63 फीट कह रही हूँ, 63 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो 12 5 60 है, और यहाँ 3 बचा, तो ये 5 क्या हो गया आपका नंबर ऑफ फीट, और ये 3 क्या हो गया इंचेस। तो ये स्लैश का साइन जो है ये हमें कोशंट देता है, जबकि ये परसेंटेज का साइन जो है ये हमें रिमाइंडर देता है। So we have slash, we have percentage. So this gives you quotient, this gives you remainder, right? So यही चीज हम आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स वाले में कर रहे थे। मैंने अभी इस फॉर्मूला को चेंज किया। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि फीट इज इक्वल टू इंचेस अपॉन 12। तो इससे क्या होगा 63 अपॉन 12, तो क्वोशंट क्या है 5। सो फीट की वैल्यू 5 हो गई। फिर आप यहाँ पे लिख रहे थे एक ऑप्शन है इंचेस इज इक्वल टू इंचेस मॉड 12, जिससे 3 चला जाता। दूसरी ऑप्शन मैंने अभी क्या लिखी, इंचेस इज इक्वल टू इंचेस माइनस फीट इंटू 12। तो अब फीट की वैल्यू क्या हो चुकी है 5। 5 इंटू 12 इज 60। इंचेस कितने थे 63। 63 माइनस 60 इज 3। सो न्यू वैल्यू ऑफ इंचेस विल बिकम 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या वही काम आपका सिंपल मॉड से भी हो जाता। तो परसेंटेज का साइन का मतलब है रिमाइंडर निकालना, डिवीजन के बाद क्या बचता है। ठीक है, और डिवीजन बेसिकली क्या कहता है, जैसे आपको कहा जाता है कि भाई आप 60 चीजों को 5 लोगों में डिवाइड कर दो, तो आप 60 को 5 से डिवाइड कर दोगे, है ना। पूरा 0 आ गया, मतलब 5 12 12 सब लोगों में डिवाइड हो गई। पर अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 68 चीजें, इनको 5 लोगों में डिवाइड कर दो, तो आप जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 5 इधर आया 1, फिर आया 8, फिर 3 से हो गया 15, और फिर बचा 3। तो इसका क्या मतलब है कि 13 मैं सब लोगों को दे दूंगी, उसके बाद भी मेरे पास 3 बच जाएंगे। ठीक है, जो बच जाएगा वो आपको कहाँ से मिलता है, रिमाइंडर से। और जितने आपने उसमें से 13 निकाल, मतलब जितने आपने 5 5 के कितने निकाल लिए, 13 सेट्स निकाल लिए। सो डिविजन जो है दैट एक्चुअली डिवाइड्स इट इनटू डिफरेंट थिंग्स, कि आपके टोटल नंबर ऑफ इंचेस में से कितने फीट निकल गए। जितने निकल गए ठीक है, जो रिमाइंडर है वो बच गया, वो खाली इंचेस ही रह जाएंगे, तो इसलिए वो हमें मॉड से मिले। अब कुछ कुछ समझ आया क्या ये, थोड़ा सा पहले से बेटर है। आदित्य आकांक्षा समझ आया। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी करोगे तभी तो मजा आएगा।
क्या कंफ्यूजन हो रहा है आकांक्षा? आपको परसेंटेज साइन समझ में नहीं आ रहा किस लिए यूज हो रहा है? क्योंकि आपका जो फीट है बेटा वो हमारे पास फीट में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो बचा है, जो रिमाइंडर बचा है, वो न्यू वैल्यू ऑफ इंचेस होगा ना, इसलिए उसको बाद में लिख रहे हैं। हाँ, तभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं। जितने ज्यादा प्रोग्राम्स आप बनाओगे उतना आपका लॉजिक ज्यादा बिल्ड होता जाएगा। So we have to practice more and more to build up the logic. एक काम करना है, इसको एक बार ना दोबारा से देखना, ठीक है? बिल्कुल फ्रेश माइंड से एक बार दोबारा देखना, नहीं समझ आएगा मैं थर्सडे को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? और बताओ, किसी ने कोई सीक्वेंशियल प्रोग्राम कहीं पे देखा है जो आपको नहीं समझ आया कि कैसे होगा? इसके मैंने आपको 2 करा दिए, अब मैं आपको होमवर्क में दे सकती हूँ। आप ऐसे ही एक बना सकते हो जिसके अंदर आपको यूजर से डिस्टेंस पूछना है मीटर्स के अंदर, ठीक है? क्या करोगे? डिस्टेंस पूछोगे मीटर्स के अंदर एंड कन्वर्टेड टू किलोमीटर एंड मिनट मीटर्स। श्योर कृष्णा, यू कैन शेयर द लॉजिक। देखो 5 डिजिट्स में अगर आपको निकालना है तो रिमाइंडर निकाल के करना पड़ेगा एक एक का। वैसे तो लूप से करना बेस्ट रहता है, बट अभी हमने लूप्स नहीं किया। अगर आप बिना लूप के कर रहे हो, मान लो आप यूजर से एक नंबर इनपुट करा रहे हो, ठीक है? अब आपको बताना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, या 5 से डिविजिबल छोड़ो, आपको बताना है कि ये नंबर 7 पे एंड होता है या नहीं। राइट आकांक्षा? आपको क्या बताना है कि नंबर, वैसे तो मैं अभी इफ वाले क्वेश्चन आपको आज करा नहीं रही हूँ, बट स्टिल आप पूछ रहे हो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता देती हूँ। सो आपको बताना है कि जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 7 है या नहीं, इफ इट एंड्स विद द लास्ट, इफ इट एंड्स विद 7 और नॉट। तो लास्ट डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं? यस आदित्य। हाँ, नंबर मॉड 5 इज इक्वल टू 0 आपको बता देगा कि नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर अगर लिखा है नंबर मॉड 7, सॉरी मॉड 10, इससे क्या होगा? इस लाइन का क्या मतलब होगा? वेरी गुड कृष्णा। सो मुझे अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूंगी। सो मैंने क्या लिखा? लास्ट इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, ठीक है? इससे क्या फायदा है हमारे पास कि अगर आपके पास जो नंबर इनपुट हुआ वो है 296, आप इसको 10 से मॉड कर रहे हो, उसका मतलब क्या हो गया कि 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बच जाए वो आपका आंसर होगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 6। अगर मैं 53 मॉड 10 करती हूँ तो 53 10 से डिवाइड होगा, मेरे पास बचेगा 3। सो 3 विल बी दी रिमाइंडर। सो आखिरी डिजिट जो है वो आपको एज अ रिमाइंडर मिल रहा है ना? सो अब हम इसको रन करके देखते हैं, और आप इसमें कितना भी बड़ा नंबर एंटर कर लो, लाइक मैंने एंटर किया 1765, so it will give you the last digit as 5। समझ आया? यस क्रिश, हेलो Krish, you want to ask something?
कृष्णा आपने शेयर किया अपना लॉजिक? देखो फर्स्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने डिजिट्स हैं। अगर मान लो आपके पास कहा गया है कि 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, या जैसे अभी कृष्णा बोल रहा है कि 5 डिजिट नंबर है, सो 5 डिजिट नंबर है अगर मेरे पास, सो आई विल राइट नंबर डिवाइडेड बाय 1000, नहीं 5 डिजिट है ना, 10,000, 4 जीरोस दी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट डिजिट इज परसेंटेज डी, वेरिएबल का नाम मैंने फर्स्ट लिया। इससे क्या होगा, अगर मैंने इनपुट किया 5836 तो जीरो आ जाएगा, पर अगर मैंने एंटर किया 25,836, अब 25,000 को मैं 10,000 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, क्योंकि 5,000 तो रिमाइंडर बच जाएगा। 10,000 इंटू 2 इज 20,000, तो वो मुझे सिर्फ क्या देगा, 2। 2 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि आपने इंटीजर्स के साथ डिविजन किया है, ठीक है। सो वो आपको सिर्फ क्या देगा, पहला डिजिट, लाइक इफ आई गिव 24,789, so what I'm getting is last digit is 9, first digit is 2। so मैंने डिवाइड किया तो उसने मुझे सिर्फ अपना पहला डिजिट दे दिया। अगर आप 5 डिजिट से छोटा नंबर एंटर करोगे तो फिर ये कोड सही नहीं चलेगा, फिर वो फर्स्ट डिजिट में 0 दिखा देगा, क्योंकि हम ये एज्यूम करके कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो एक 5 डिजिट नंबर है। भी ओपन नहीं हो रहा है आपको। हाँ, विदाउट लूप्स दिस इज द राइट वे। यस कृष्ण, विदाउट लूप्स दिस इज द राइट वे टू डू इट। सही जा रहे हो। ऐसे ही आप कोई भी प्रोग्राम जो बेसिक कैलकुलेशन वाले हैं वो तो कोई भी बना सकते हो, वो कंटेंट सेक्शन में है भी, तो प्लीज वॉच दोस प्रोग्राम्स, ठीक है। वहां से आप एरिया ऑफ अ सर्कल, इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड फाइंड द टोटल एंड एवरेज मार्क्स, वो कर सकते हो। बिलिंग वाला कर सकते हो, मान लो चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम बिल वाला। हमारे पास यूजर आया है, ठीक है, यूजर क्या चाहता है कि उसने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं तो हम उसका बिल बनाएं। तो बिल वाले प्रोग्राम में क्या होता है कि हम उससे पूछ लेते हैं कि भाई आप बताओ प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, अमाउंट क्या है, हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे और फिर हम निकालना चाहते हैं उसका नेट अमाउंट। यस कृष्णा, अब यहाँ पे आपने उससे पूछ लिया एंटर दी कॉस्ट, फिर आपने पूछा एंटर दी क्वांटिटी। क्वांटिटी भी आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है विच शुड बी कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। डिस्काउंट क्या होना चाहिए, 10 into amount upon 100. So amount is cost into quantity, discount is 10 into amount upon 100, and net amount क्या होना चाहिए, amount minus discount, and then we can print all the things. Like I can print bill amount is percentage D, so I print the amount here. Then I print discount is, print the discount here.
then I print amount to be paid is percentage D, which is net amount. कहीं पे कुछ गलत लिखा गया है, रेड लाइंस क्यों दिखा रहा है? Too many arguments in function call. थक गया बेचारा VS Code. So I enter 1200 as cost, 5 as quantity. So it shows bill amount is 6000. Discount उसके ऊपर हमें मिला है 10%. So 600 आपका discount हो गया. और अमाउंट कितना हो जाएगा? 6000 minus 600, that is 5400. So that's how you make sequential programs. ठीक है, तो ये हो गए आपके sequential programs. इसमें आपने arithmetic operators को use किया along with their precedence. आपने देखा कि उनकी precedence क्या है, किस तरीके से वो use होते हैं. ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करोगे. इससे रिलेटेड जो क्लासेस हो चुकी हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो आप देखिए यूनिट 1 वाले जो कंटेंट में दिए हुए हैं. और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे. ठीक है, आप एक दूसरे से भी पूछ सकते हो ग्रुप में. आप लोग खुद ही आंसर कर देते हो एक दूसरे का, दैट इज रियली नाइस. और अगर नहीं आएगा फिर भी किसी को आंसर, तो मैं तो हुई. ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर यूनिट वाइज सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो यू कैन प्लीज वॉच दोज. एंड थर्सडे को हम करेंगे कंडीशन वाले प्रोग्राम सारे, तो जिसमें कंडीशन लगती है वो वाले प्रोग्राम्स वी विल बी डूइंग ऑन Thursday 9 o'clock. So that is also going to be a free class. तो आप अपने कोई भी फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन उनको कह सकते हो कि एक डेमो क्लास